हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या है, परावर्तन का नियम क्या है, और दर्पण पढ़ा था। दर्पण में दो दर्पण पढ़ाए गए थे, कौन कौन से? एक तो समतल दर्पण और दूसरा गोली दर्पण, है ना। समतल दर्पण के बारे में हमने सारा जान लिया था और गोली दर्पण में हमने गोली दर्पण के बारे में समझा था और उसमें प्रतिबिंब बनाने की कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है उनको देखा था। आपको बताया गया था कि गोली दर्पण के दो टाइप होते हैं, उत्तल और अवतल, जिसमें आपने देखा था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियां होती थी और उत्तल दर्पण में 2 होती थी, है ना। तो वो कौन कौन सी होती थी एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। तो आपको याद होगा अवतल दर्पण में पहला जो केस होता था जब वस्तु होती थी अनंत पर। वस्तु कहां होती थी? अनंत पर। और याद हो अगर वस्तु अनंत पर होती थी इमेज कहां बनता था? फोकस पर, है ना। वास्तविक उल्टा वस्तु के बिंदु आकार का, मतलब बहुत छोटे आकार का। अगला जो वस्तु और थोड़ा आगे लाते थे, आप याद होगा स्थिति का नाम था वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आता था तो इमेज बनता था फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटे आकार का। नेक्स्ट था जब वस्तु आती थी वक्रता केंद्र पर तो इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनता था, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का, है ना। नेक्स्ट आता था जब वस्तु जाती थी प्रकाशिक केंद्र फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तो इमेज आता था वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, है ना, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़े आकार का। अगला जब वस्तु आती थी फोकस पर तो इमेज जाता था अनंत पर, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़े आकार का। लास्ट केस था जब वस्तु आती थी फोकस और ध्रुव के बीच तो इमेज बनता था दर्पण के पीछे, आभासी और सीधा और वस्तु से बड़े आकार का, ठीक है। ऐसे ही उत्तल दर्पण में 2 केस होते थे, कौन कौन से? पहला जब वस्तु होती थी अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होती थी तो इमेज कैसा बनता था? आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का। कहां बनता था? दर्पण के पीछे और फोकस पर, ठीक है। नेक्स्ट जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी होती थी तब हम इमेज कहां बनाते थे? फोकस और ध्रुव के बीच आभासी, सीधा, वस्तु से छोटे आकार का, ठीक है। ये आपको 8 स्थितियां याद करके रखनी है अच्छे से, जैसे मुझे याद है। और इनके याद होने का बहुत फायदा है आपको, और फायदा कब मिलता है? जब हम न्यूमेरिकल को डील कर रहे होते हैं। जब न्यूमेरिकल को डील करें और ये थ्योरी याद हो अच्छे से तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से फिजिक्स पकड़ में आएगी। अगर ये याद नहीं है देन आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हर बार आपको माथा पीटना पड़ सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास गोली दर्पण के उपयोग। गोली दर्पण के उपयोग में आप सभी जानते हैं कि मुझे 2 के उपयोग पढ़ने पड़ेंगे, एक तो अवतल दर्पण के और दूसरा उत्तल दर्पण के। तो मेरे ख्याल से इनके उपयोग जो लाइफ है हमारी डेली लाइफ उसमें कभी ना कभी यूज होते हैं। तो अपने पास पहला दर्पण है अवतल दर्पण, याद हो तो इसे हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, है ना। इसके यूजेज पढ़ते हैं। इसके यूजेज में आपने देखा होगा जब कभी ना कभी आपने मेरे ख्याल से डॉक्टर के पास, तो आप में से कोई गया ही होगा, और आप में से अगर कोई नहीं गया होगा तो भविष्य में जाएगा, और नहीं जाएगा तो किसी के साथ जरूर गए होंगे। तो डॉक्टर ने एक अंदर सा छोटा सा एक आईना डाल देता है मुंह में दांत वगैरह देखने के लिए, है ना। तो जब वस्तु को बहुत क्लोज में रखते हैं तो इमेज बहुत बड़ा बन जाता है ना, वो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। तो जाहिर सी बात उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण। कहने का मतलब ये, यानी आंख, नाक, गले, मुंह, दांत की जांच करने के लिए जो डॉक्टर दर्पण यूज करता है एक्चुअल में वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और भी तुमने बहुत सारी जगह देखा होगा, जैसे जो सेविंग बनाने वाले वो मिरर होते हैं जिनको बहुत पास में रखा जाता है ताकि इमेज सीधा और बहुत बड़ा बने। सीधा और बड़ा इमेज बनाने के लिए भी कौन सा दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज, ठीक है। आगे आपने मेरे ख्याल से टॉर्च और सर्च लाइट है वगैरह और रेलवे की लाइटें वगैरह तो देखी होंगी। देखते बहुत दूर फोकस करता है ना, प्रकाश को एकदम से क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग कर देता है, मींस इकट्ठा कर देता है। वो भी कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और भी है, जैसे मान लीजिए सौर भट्टी वगैरह है, सौर भट्टी में भी कौन सा दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण यूज करते हैं, ठीक है। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि देखो कभी ना कभी एक आधे नंबर में टूट पड़ता है करके, बताइए अवतल दर्पण के उपयोग क्या है ना, 1 नंबर में। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण के भी यूज है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप कहेंगे कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के आपने यूज पढ़े होंगे। कॉन्वेक्स मिरर कहां कहां यूज आता है? तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट जो यूज है तो मेरे ख्याल से आपने ऑटोमोबाइल्स जरूर देखे होंगे, जैसे ट्रक, गाड़ी, बस वगैरह। ये भी इनमें देखा होगा ड्राइवर के ठीक पास एक बड़ा सा शीशा लगा रहता है ना, मुंह देखने के लिए नहीं होता है। एक्चुअल में वो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और वो काम क्या करता है तो आप सभी जानते हो, पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी पीछे कितनी दूरी पर वाहन है या कितनी दूरी पर क्या है, साइड देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण ही क्यों यूज होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो इमेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं? आभासी, सीधे, आभासी और सीधे। और एक्चुअल में उत्तल दर्पण इसलिए भी यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो
दृष्टि विजन है ना, मतलब दृष्टि एरिया है, जो देखने का क्षेत्र वो बहुत ज्यादा है। इमेज छोटे छोटे बनते हैं तो छोटे से ही दर्पण में बहुत सारा क्षेत्र कवर हो जाता है, इसलिए भी इसका यूज किया जाता है। अगला मार्केट है जैसे, और टाउन वगैरह से है ना, शहर वगैरह में जो लैंप लगाए जाते हैं, प्रकाश लैंप, उनमें भी कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण, ताकि प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा फैलाव किया जा सके। मीन्स इसका परावर्तक तल ज्यादा होता है, इसलिए इसमें जो प्रकाश है वो तेजी से फैल जाता है। तो प्रकाश को तेजी से फैलाने के लिए भी हम कौन सा दर्पण यूज करते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है, एक दो बातें और याद रखनी, जैसे पूछ देता है कभी कभी कि अवतल दर्पण, या कह लें कि कौन सा दर्पण प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, मीन्स अभिसारी नेचर को दिखाता है। तो ऑलवेज याद रखना कि प्रकाश की किरणों को अभिसारी या एकत्रित करने का काम कौन सा दर्पण करता है? अवतल दर्पण। फैलाने का काम कौन सा दर्पण करता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, ये दो काम अच्छे से याद रखने सभी को। और आगे पढ़ लेते हैं कुछ बातें और, जो कि आगे पढ़ना शुरू करेंगे जब डेरिवेशन वगैरह प्रूफ करेंगे, उनमें कुछ चीजें और आपको बेसिक आनी चाहिए है। एक हेडिंग और आपको याद रखनी, याद होगा सभी को, संयुग्मी फोकस। कौन सा फोकस? संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? तो अभी अभी हमने आपको याद दिलाया था, अवतल दर्पण में तुमने देखा था जब वस्तु अनंत पर थी तो इमेज कहाँ बना था? फोकस पर। कहाँ बना था? फोकस पर। और वहीं पर जब तुमने पांचवी स्थिति में देखा था, जब वस्तु को हमने फोकस पे रखा था तो इमेज कहाँ बना था? अनंत पर। इसका मतलब ये है कि अगर हम उनकी लोकेशन चेंज करें तो उनमें इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं, जहां पर एक रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बन जाता है। उनको हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। और संयुग्मी फोकस केवल उन्हीं दर्पणों में बनेंगे जिनमें प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं? वास्तविक। क्योंकि आप सभी जानते हैं आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है जो संयुग्मी फोकस है वो केवल और केवल कौन से दर्पण में देखने को मिलता है? अवतल दर्पण में। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि अवतल दर्पण में जो इमेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वास्तविक और उल्टे आकार के। वास्तविक और उल्टे आकार के, ये बात सभी को याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें और भी हम इस बात को कह सकते हैं। आपको याद होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होती तो इमेज बनता था फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। वहीं पर जब तुमने वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा था तो इमेज चला गया था वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों बातें कौन सी पॉइंट के लिए है? संयुग्मी फोकस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, एक चीज और आपको इसी में पढ़ लेनी है, और वो ये है चिन्ह परिपाटी, है ना। कब कौन सी दूरी को प्लस लिखना होता है और कब माइनस, है ना, ये चीज भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक बार आप किताबी ज्ञान देख लीजिएगा और उसके बाद मेरे ख्याल से बहुत सिंपली तरीके से सीख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे सभी। तो दोनों दर्पण एक बार बना देते हैं और दोनों में एक साथ बता देते हैं। आपको याद हो ये अवतल दर्पण और ये इसकी अक्ष है, इसको सपोज एक्स अक्ष नाम दे दे। कौन सी अक्ष है? एक्स अक्ष है। इसी पर एक परपेंडिकुलर भी अक्ष खींच लेते हैं जिसको हम वाई अक्ष बोलेंगे, जो हमने रेड कलर से लिया हुआ है। कौन सी अक्ष है? वाई अक्ष है ना। दर्पण का अगर नाम कंफर्म करें तो आप सभी को आता है ये कौन सा दर्पण है? अवतल, है ना। ठीक, यही काम एक बार उत्तल दर्पण में भी कर देते हैं। एक क्षैतिज अक्ष खींच लो, एक्स अक्ष, और एक परपेंडिकुलर वाई अक्ष है। अब दूरियां कब प्लस कब माइनस लिखी जाती है, बस उसी चीज को ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहला काम तो ये याद रखना है कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखेंगे, यानी कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। ये कौन सा दर्पण है? तो आप कहेंगे उत्तल दर्पण है ना। इनकी पहचान क्या है वो सब आपको आता है। ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सभी दर्पणों में हमेशा वस्तु को किधर रखना है? परावर्तक तल के बाईं ओर। तो ध्यान से देखो तो इसका परावर्तक तल अंदर की ओर है, धंसा हुआ, तो इसमें वस्तु किधर रखना है? बाईं ओर, है ना। इसका परावर्तक तल उभरा हुआ और वस्तु कहाँ रखेंगे? इस तरफ। यानी ऑलवेज दर्पणों में वस्तु किधर रखनी है? बाईं ओर। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब वस्तु हम बाईं ओर रखेंगे तो क्लियर है कि आपतन भी किधर से होगा? बाईं ओर से। यानी किरणें भी इधर से ही तो ड्रा करोगे, यानी किरणें इधर से ही तो जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब ये है आपतित किरण। ये कौन सी किरण? आपतित किरण, है ना। अब तुम खुद सोचो, क्या ये आपतित किरण की ही लाइन में अगर हम आगे चले तो हम ये कहेंगे कि हम आपतित किरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी अगर हम इस लाइन में ही आगे ऐसे चलते जाएं ऐसे, तो क्या हम आपतित किरण की ही दिशा में हैं? तो याद रखना जब भी तुम आपतित किरण की दिशा में दूरियों को मापोगे तो ऑलवेज साइन कैसा लिखा जाएगा? प्लस, मीन्स धनात्मक।
ठीक है, यानी जब भी कोई दूरी आपतित किरण की दिशा में मापी जाए तो वो हमेशा किस साइन के साथ लिखी जाएगी? प्लस साइन के साथ। वहीं पर अगर आपतित किरण की विपरीत दिशा में चले जाओ तो क्या, अगर हम इस वाले एरो को सही समझे तो क्या ये आपतित किरण की विपरीत दिशा है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपतित किरण की विपरीत दिशा। और इस विपरीत दिशा में ऑलवेज दूरी बोलो कैसे लिखी जाएगी? तो इसमें ऑलवेज लिखेंगे ऋणात्मक। कैसे लिखेंगे? ऋणात्मक। जो काम इसमें हो रहा है वही काम इसमें होगा, है ना, यानी इधर भी यही काम होगा। तो ध्यान से देखो, हमेशा किरणें तो इधर से ही डाली जाएंगी। तो ये हो गई आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। अगर हम इसी की दिशा में आगे कोई दूरी नापेंगे जाकर के तो वो हमेशा कैसी लिखी जाएगी? पॉजिटिव, मीन्स धनात्मक। कैसी लिखी जाएगी? धनात्मक। वहीं पर अगर इसकी उल्टी दिशा में माप ले, मीन्स ऐसे, तो हमेशा इसे कैसा लिखेंगे? ऋणात्मक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या, ये तो होगी मुख्य अक्ष के दाएं बाएं की बात, यानी दर्पण के दाएं बाएं की बात। क्या ऊपर नीचे भी कुछ बात होती है? तो बिल्कुल होती है। तो ध्यान से देखना, हमेशा याद रखना मुख्य अक्ष के ऊपर यानी वाई अक्ष, अरे पॉजिटिव वाई अक्ष और इधर निगेटिव वाई अक्ष है ना। जैसे ये पॉजिटिव वाई है और ये निगेटिव वाई है, तो पॉजिटिव वाई अक्ष की दिशा में सारी दूरियां पॉजिटिव लिखी जाती हैं और निगेटिव वाई अक्ष की दिशा में सारी दूरियां निगेटिव लिखी जाती हैं। मीन्स मुख्य अक्ष के ऊपर चाहे इधर हो चाहे उधर हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये दूरियां कैसी लिखी जाएंगी? धनात्मक। कैसे लिखेंगे? धनात्मक। वहीं पर मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियों को कैसा लिखेंगे? तो आप कहेंगे ऋणात्मक। कैसा लिखा जाएगा? ऋणात्मक। सेम काम इधर भी है। अगर मुख्य अक्ष के कोई ऊपर दूरी मापी जाएगी तो याद रखना वो धनात्मक लिखी जाएगी, मीन्स प्लस साइन के साथ, और जो नीचे मापी जाएगी वो हमेशा लिखी जाएगी ऋणात्मक, यानी निगेटिव साइन के साथ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप सभी को आनी चाहिए ताकि हम आगे के जो डेरिवेशन है उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला जो वीडियो आएगा आप सभी को पता है, गोली दर्पण में सूत्र का निगमन किया जाएगा और ये दो प्रकार से होगा, यानी एक बार अवतल दर्पण में और एक बार उत्तल दर्पण में। सूत्र आप सभी को पता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां f क्या होता है? फोकस दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है? वस्तु की दूरी। यानी u v f में संबंध पढ़ेंगे। हालांकि पिछले कुछ सालों से हाई स्कूल बोर्ड में हटा हुआ चल रहा था, तो हम इस बार छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ा देंगे। आया तो ठीक और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पढ़ने में कोई बुराई नहीं, सब कुछ पढ़िएगा। वैसे भी तो ये सब इंटर में है ना, तो एक बार यहाँ पढ़ लेना अच्छे से। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और अगर सिलेबस में ये हुआ इस बार और आएगा 100% आएगा तो ये आपको 6 नंबर दिलाएगा। कितने नंबर? 6 नंबर। यानी जो आप डेरिवेशन अगली क्लास में देखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन, वो चाहे उत्तल दर्पण से हो चाहे वो अवतल दर्पण से हो, कितने नंबर आपको दिला सकता है? 6 नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिक जो बात करनी थी वो थी गोली दर्पण के उपयोग। दूसरा, चिन्ह परपाटी को अलग ना बता करके इसी में इसलिए बता दें क्योंकि अलग से पार्ट नहीं है। ठीक, दूसरा हमने आपको रिवीजन भी करवाया। तीसरी बात, संयुग्मी फोकस के बारे में बताया। संयुग्मी फोकस से केवल एक ही क्वेश्चन आता है, संयुग्मी फोकस कौन से दर्पण में प्राप्त होते हैं? तो ऑलवेज याद रखना, संयुग्मी फोकस केवल कौन से दर्पण में प्राप्त होता है? अवतल दर्पण में। अगर पूछा जाए क्यों, तो आपको याद हो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, इसलिए संयुग्मी फोकस इसी में प्राप्त होता है। जबकि इस वाले में संयुग्मी फोकस प्राप्त नहीं होता। उसके पीछे का रीजन ये, क्योंकि इसमें जो इमेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं? आभासी और सीधे। एक दो बातें और कर लेते हैं। क्या हमें याद है कि हम दर्पणों की पहचान भी कर सकते हैं? तो दर्पणों की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है, एक तो दर्पण को टच करके और दूसरा प्रतिबिंब देख करके। तो दर्पण को टच करके हम तीनों दर्पण में कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम सभी को पता है परावर्तक तल पूरी तरह से प्लेन है, परावर्तक तल पूरी तरह से प्लेन है, तो फिर कौन सा दर्पण है? समतल। ये वही है जो आपके घरों में नॉर्मली लगा रहता है। और अवतल दर्पण की पहचान क्या है? यदि परावर्तक तल कर्व है, यदि परावर्तक तल कर्व है, जैसे छोटे छोटे डायग्राम बनाते हैं, अगर हम कहें परावर्तक तल बिल्कुल स्मूथ है, ऐसे है, तो ये समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल, मीन्स ये प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। वहीं पर अगर दर्पण ऐसे है, यानी ये उभरे तल पर पॉलिश है ना, तो फिर बोलो इस दर्पण का नाम क्या है? तो आप कहेंगे ये कॉनकेव है। कौन सा है? कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब ये अवतल है। और वहीं पर अगर दर्पण ऐसे है और धसे तल पर पॉलिश है, उभरे तल से परावर्तन हो, तो फिर कौन सा है? कॉन्वेक्स है।
उम्मीद करते हैं ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे। यानी हम अगर आंख बंद करके इनको टच करें ऐसे, तो टच करके भी बता सकते हैं ये प्लेन मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा भी तरीका है प्रतिबिंब देख करके। अगर तुम वस्तु को दर्पणों के सामने रखो तो हम फिर भी देख करके बता सकते हैं कौन सा प्लेन है, कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। तो प्लेन की बात करें तो प्लेन की तुम्हें याद होगा, इसमें प्रतिबिंब ऑलवेज सीधा बनता है, आभासी और सीधा। प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है? आभासी सीधा। ठीक है, इसकी बात हमेशा याद रखेंगे। बात करेंगे कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स की प्रत्येक स्थिति में इमेज कैसा बनता था? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। पर कॉनकेव में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। मिस्टेक का मतलब है ये डिपेंड करता है कि वस्तु निकट रखी है कि दूर। अगर वस्तु तुमने निकट रखी तो इमेज बनेगा सीधा और बड़ा, सीधा और बड़ा। पर अगर तुमने वस्तु को थोड़ा दूर रखा, मान लीजिए यहाँ रखा है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो बनेगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कौन से दर्पण में? कॉनकेव मिरर में। इसी के साथ ये पूरा नॉलेज खत्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दर्पण के यूवीएफ में संबंध, एक बार उत्तल दर्पण में और एक बार अवतल दर्पण में। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीफाइंग ऑफ मिरर मींस आवर्धन क्षमता। उसी के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।